गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 10th ऑफ नवंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और वेरियस अदर गवर्नमेंट सोर्सेज के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार जान लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखेंगे, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, देन 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक लॉ क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, ज्योग्राफी रिलेटेड वेस्टर्न घाट्स के बारे में भी एक एमसीक्यू बनाया है, सिविल कॉन्टेम्प्ट जो कि इंडियन पॉलिटी का वैसे एक टॉपिक है लेकिन न्यूज में मेंशन किया गया था इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबरीमाला टेम्पल से लेकर डेंगू के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइग्रे रीजन के बारे में, एंड देन पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर हम एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चलिए अगर आप लोग का कोई भी डाउट है कंसर्निंग यूपीएससी प्रिपरेशन, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, तो आप @prince_लूथरा पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। चलिए देखते हैं कि जो न्यू मेंबर्स हैं उनको वेलकम कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारी जो 7999 की सीरीज़ है जिसपे अभी हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, उस पर पीयूष कुमार ने, पुष्प खरब ने, कंचन पांड्या ने एंड महेंद्र सूर्यवंशी ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस और जो भी वीडियो कोर्सेज इसके अंदर दिए हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मेरी जो गाइडेंस है वो तो आपके साथ इंटरव्यू स्टेज तक और उसके बाद भी रहने ही वाली है। यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट टेस्ट इसका फ्री है जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग आप अपनी देख सकते हैं। exam.netmock.com पे जाके इसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन आपको ठीक करने होते हैं टू बी इन द सेफ जोन। 6 से अगर कम स्कोर अगर आपका आता है तो आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा और अपने नोट्स को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने पे आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली 6 से ज्यादा ही आना चाहिए। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर है। पूछा गया नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो सीधा आप टॉपिक को अंडरलाइन करें, जो चीज पूछी गई है उसको सर्कल में डालें और अब स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करें। पहली स्टेटमेंट कहती है द पॉलिसी इज सेट टू ब्रिंग एकेडमिक क्रेडिट बैंक्स एंड डिग्री प्रोग्राम्स विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। इस पॉलिसी के हिसाब से एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक्स जो होगा वो बनाया जाएगा और साथ में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन जो है डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर दिए जाएंगे। हो सकता है द नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय बोथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कौन सा बैंक इन्वॉल्व है? एडीबी इन्वॉल्व है। A 6-member committee of वाइस चांसलर्स will submit a draft policy। इसके अंदर एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो है 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई है वाइस चांसलर्स की, वो सबमिट करने वाली है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसके अंदर एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाने की बात करी गई है और वेरियस डिग्री प्रोग्राम्स जो होंगे उसके अंदर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस इसके अंदर रखे गए हैं। कंसर्निंग 74 यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे फोकस किया गया है जिसके अंदर क्रॉप साइंसेस पढ़ाया जाएगा, फिशरीज के ऊपर, वेटनरी के ऊपर, डेयरी ट्रेनिंग के ऊपर, रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जाने वाला है और ये कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूड किए जाने वाले हैं। देखिए इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 5 साल का कोर्स है और कोई स्टूडेंट जो है वो 5 साल उसने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन 3 साल के बाद वो एग्जिट कर जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है अगर 3 साल का या 4 साल का हमारा ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है बीच में आप एग्जिट करते हैं तो उसकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होती है उसकी वैल्यू बिल्कुल नल के बराबर हो जाती है। लेकिन यहां पर यह रखा गया कि अगर आप 5 साल का कोर्स पूरा नहीं कर सकते, 3 साल के बाद आप एग्जिट ले रहे हैं, तो 3 साल के बाद भी आपके पास इतनी नॉलेज और इतनी क्वालिफिकेशन आपकी मानी जाएगी कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट आप अपने आप को एम्प्लॉय कर सकें, आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। इसी वजह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग, इसका क्या मतलब होता है? एक्सपीरियंशियल मतलब जो एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाई जाती है। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके आपको जो नॉलेज दी जाएगी, जो एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे, उससे आपको इतनी ज्यादा एक नॉलेज लेवल, आपका नॉलेज बैंक क्रिएट हो जाएगा कि 3 साल के बाद भी जब आप एग्जिट करते हैं और 2 साल का अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो भी जॉब मिलने में आपको परेशानी नहीं होने वाली है। इसी वजह से मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रखे गए हैं और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने वाला है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि क्या नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी जा रही है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में एडीबी नहीं है, साथ में वर्ल्ड बैंक जो है वो फंडिंग करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी जैसे ही इनकरेक्ट हुई, हमने डी को एलिमिनेट किया, ए को एलिमिनेट किया, इट मींस बी और सी में से एक आंसर करेक्ट होगा और थर्ड ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा ही होगा। इट मींस हमारा आंसर क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक 6 मेंबर की वाइस चांसलर की कमेटी बनाई गई है जो वेरियस रिकमेंडेशन देगी इस चीज के ऊपर। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। करेक्ट को आप सर्कल में डालिए। अबाउट पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेट्रोलियम और एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर में ये काम करती है, हो सकता है। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट नागपुर महाराष्ट्र, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी बताया गया कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली एनजीटी ने मंडे को डायरेक्ट किया दैट देयर वुड बी अ टोटल बैन ऑन सेल और यूज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फायर क्रैकर्स, जितने भी तरीके के फायर क्रैकर्स होते हैं उनके सेल के ऊपर बैन लगाया गया है नवंबर 10 से लेकर 30 तक इन ऑल द सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर सभी सिटीज और टाउन्स के अंदर जहां पर एवरेज एम्बिएंट एयर क्वालिटी नवंबर के अंदर पुअर से नीचे चली गई है। तो जहां पे ये कैटेगरी जो है पुअर की जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी से नीचे मतलब इससे भी बुरी अगर एयर क्वालिटी हो गई है तो वहां पे फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया गया है। तो अगर पुअर है या उससे भी खराब अगर एयर क्वालिटी है तो वहां पर ये चीज के लिए डायरेक्टिव जो है वो दिए गए हैं एनजीटी के द्वारा। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। सो अगर बात करी जाए एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। देखिए कॉमन सेंस हमें ये कहेगी कि यस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती होगी क्योंकि नाम में पेट्रोलियम आ रहा है, बट इट इज नॉट करेक्ट। किसके अंडर में आती है, 5 सेकंड सोचिए, आंसर करिए अगर आप कर सकते हैं। जो आपके साइड में लाइव चैट चल रही है यहां पे आंसर करिए, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट तो मैं आपको बताती हूँ ये गलत ही है। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। आप मुझे राइट साइड में आंसर करिए, फिर मैं आपको करेक्ट बताता हूं। सो यस, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पैसो कहते हैं इसे शॉर्ट में, इज ए डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। अदरवाइज मैं आपको कहता हूं कि 95% कॉमन सेंस आपकी सही होती है, लेकिन 5% एक्सेप्शन होती है। अगर यूपीएससी यहां पर आपसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा और यहां पे आपसे प्ले करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली कॉमन सेंस फेल हो जाएगी यहां पे। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कहां पे कॉमन सेंस हमें अप्लाई करनी है और कहां पे हमें एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए किसी चीज के बारे में। तो यस, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, जिसके अंडर में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है और वहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे पुअर क्वालिटी का भी आप देख सकते हैं, पुअर वेरी पुअर होती है तो वहां पर बैन लग जाएगा फायर क्रैकर्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में है। 15th फाइनेंस कमीशन हेडेड बाय मिस्टर एनके सिंह, उन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट जो है किसको सबमिट करी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी है। इस वजह से एक उन्होंने फोटो भी खिंचवाई थी अपनी, जो न्यूज में थी, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो प्रेसिडेंट है हमारे और ये हमारी फाइनेंस कमीशन है मिस्टर एनके सिंह के साथ, इन्होंने अभी जो फोटो है अपनी खिंचवाई है। और अब हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप ये फोटो देखते हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 15 फाइनेंस कमीशन जो है या फिर फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है, अब आपको ये फोटो देख के याद आ जाना चाहिए कि 15 फाइनेंस कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है वैसे, बट फिर भी फोटोज की ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप एक बार फोटो देख लेते हैं तो वहां पर फैक्ट आपको याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि आपकी विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाती है और एग्जाम के अंदर आपको एकदम से याद आएगा यस मिस्टर एनके सिंह की जो फोटो थी अपनी ये रिपोर्ट को सबमिट करते हुए वो प्रेसिडेंट के साथ है। इट मींस वो प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को या फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं करते, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में लिखा हो कि फाइनेंस कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर को सबमिट करती है या फिर फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करती है या होम मिनिस्टर को सबमिट करती है। वहां पे गलती, अगर आप इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहां पे फोटोज देखते हैं, उसे मेमोराइज करते हैं अच्छे से, आपसे फिर वो एक विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। चलिए यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग रिकमेंडेशन पुट फोर्थ बाय 15 फाइनेंस कमीशन। तो कौन कौन सी रिकमेंडेशन जो है वो रखी गई है। पहली कहती है न्यू नॉन लैप्सेबल फंड, न्यू नॉन लैप्सेबल फंड बनाने की बात करी गई है। फाइनेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को फाइनेंस करने की बात करी गई है। इंसेंटिव्स फॉर स्टेट्स दैट डिलीवर ऑन रिफॉर्म्स, ऐसे स्टेट जो कि रिफॉर्म्स कर रहे हैं और रिफॉर्म जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसको डिलीवर करते हैं, तो उनको इंसेंटिव देना चाहिए ताकि एटलीस्ट कोई ना कोई तो एक आप कह सकते हैं बेनिफिट उनको मिले, जो कि सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके का बेनिफिट मिले और उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। ये भी हो सकता है, सोचिए फिर डिस्कस करेंगे।
चलिए, तो यहाँ पे काफी सारी रिकमेंडेशन दी गई है और सबसे एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है कंसर्निंग डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स। डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कमीशन हैज एड्रेस्ड ऑल द यूनिक टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सच एज न्यू नॉन लैप्सेबल फंड्स हुआ, फाइनेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी हुआ। तो यहाँ पे डेवोल्यूशन की तो बात करी गई है, साथ में ही इन्होंने एक न्यू नॉन लैप्सेबल फंड बनाने की भी बात करी गई है इसके द्वारा, और ये भी कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी जो है ना, इसको भी फाइनेंस करना हमें शुरू करना चाहिए। तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी बात करी गई है। साथ में ही ऐसे स्टेट्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। इंसेंटिव्स उनके लिए एक अलग से प्रावधान रखना चाहिए। तीनों ही जो है यूनिक पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो ऑफरिंग परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स जो कि अलग अलग स्टेट्स को देने चाहिए। मान लीजिए एक स्टेट जो है वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, दूसरा नहीं कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर बात करी गई है। बाकी धीरे धीरे 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में हम और क्वेश्चंस भी बनाएंगे ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरीके से आपका कवर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द टर्म बेसिक लॉ समटाइम्स इन न्यूज इज इन रेफरेंस टू। किस चीज के रेफरेंस में ये जो टर्म है बेसिक लॉ यूज करी जाती है? तो क्या हांगकांग के रेफरेंस में यूज करी जा रही है, इंडिया के रेफरेंस में, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएई? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हमारा आंसर जो है हांगकांग का इशू आपने जरूर पढ़ा होगा बेसिक लॉ को लेकर। जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो हुआ क्या था, देखिए हांगकांग जो था पहले ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, जैसे कि इंडिया भी एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। ठीक है, देन 1997 में मेनलैंड चाइना को हांगकांग को हैंडओवर कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, एंड ये जो था, ये पर्टिकुलर हांगकांग वाला रीजन जो था, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बन गया था चाइना के लिए। मतलब चाइना और हांगकांग के लिए ये कहा गया कि कंट्री एक है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है वन कंट्री टू सिस्टम्स। यहां का जो हांगकांग का सिस्टम होगा एक अलग सिस्टम यहां पे यूज किया जाएगा, चाइना के अंदर एक अलग सिस्टम यूज किया जाएगा, बट दैट विल बी कंसीडर्ड एज वन कंट्री। और यहां पे बेसिक लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। मतलब चाइना जो है एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलाया जाएगा और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बेसिक लॉ के द्वारा हांगकांग को चलाया जाएगा। हालांकि दोनों को एक ही कंट्री माना जाएगा। सो वन कंट्री टू सिस्टम्स, एक सिस्टम चाइना का, एक सिस्टम हांगकांग का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो था ना, ये जो बनाया गया था बेसिक लॉ, ये सिनो ब्रिटिश, मतलब सिनो क्या है यहाँ पे, चाइनीज, और ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स, एक जॉइंट डिक्लेरेशन इन दोनों के बीच में साइन हुई थी 1984 के अंदर। उसके थ्रू ये कहा गया था चाइना के द्वारा कि जो भी हांगकांग के लिबरल पॉलिसीज हैं, जो भी उनका गवर्नेंस का स्टाइल है, जो भी उनकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, साथ में ही हांगकांग के जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इवन दो हांगकांग हमारा ही पार्ट है, लेकिन इसको चलाने का जो तरीका होगा वो हांगकांग अपने तरीके से डिसाइड कर पाएगा, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से बेसिक लॉ बार बार न्यूज में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरा बैकग्राउंड इसका पता चल गया, मैंने आपको बता दिया। कंट्री जो थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अब ये न्यूज में क्यों है ये देख लेते हैं। चाइना यहां पे कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हांगकांग के चार लॉ मेकिंग बॉडी के 4 लोगों को इसने सिलेक्ट किया है कि इनको हम डिस्क्वालीफाई करेंगे। 4 लेजिस्लेटर्स को, 4 ऑफ द सिटीज लेजिस्लेटर को यहां पे डिस्क्वालीफाई करने की बात हो रही है। और ऐसा एक बहाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने ओथ को वायलेट किया है, वो चेंबर को डिसरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हांगकांग का कहना यह है, देखिए हम तो बेसिक लॉ से चलते हैं, हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो करते नहीं है। तो जब आपने शुरुआती दौर में कहा था कि हम बेसिक लॉ के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, सो हु आर यू टू डिस्क्वालीफाई दीज 4 मेंबर्स? आपका कहां से राइट बनता है इन 4 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने का? और अगर फिर भी आप अपनी पावर को यूज करते हुए इन 4 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो हम एन मास, मतलब जितने भी लेजिस्लेटर्स है सारे के सारे हम कलेक्टिवली रिजाइन कर देंगे लेजिस्लेचर से। ऐसा कहना है किसका? ऐसा कहना है पूरे के पूरे लेजिस्लेचर का, हांगकांग की लेजिस्लेचर का। बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब आपने कहा था कि हम इनके बेसिक लॉ में इंटरफेयर नहीं करेंगे आज से 30 साल पहले, तो अब आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीजें आपके तरीके से नहीं हो रही हैं, इस वजह से। तो यहां पे एक तरीके का थ्रेट जो है दोनों साइड से दिया गया है। लेट्स सी आगे आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशंस कैसे अनफोल्ड होती है वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि वेस्टर्न घाट्स को लेकर है। पूछा गया वेस्टर्न घाट को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ माउंटेन रेंज दैट रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला एक्सटेंडिंग टिल लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये क्या है? एक तरीके की माउंटेन रेंज है जो कि पैरेलली वेस्टर्न कोस्ट के चलती है इंडियन पेनिनसुला के अंदर,
और लक्षद्वीप आइलैंड तक जाती है। हो सकता है इट इज अ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, एरिया न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि केरला बेस्ड एक एनजीओ है फार्मर्स का, वो सुप्रीम कोर्ट में मूव हुआ है संडे को, और उन्होंने कहा है कि एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो कि सेंटर के द्वारा लाया गया, जिसके हिसाब से 56825 स्क्वायर किलोमीटर जो एरियाज है वो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के अंदर, जो 6 स्टेट्स के अंदर फॉल करता है, जो भी हम मैप पे देखने वाले हैं, उसके अंदर डाल दिया जाएगा। देखिए प्रॉब्लम यही होती है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो, वो अगर किसी एरिया को सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर नहीं करती है, तो भी एनजीओ वाले कहते हैं भाई आप हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो, आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज बना रहे हो, आप यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया जहाँ पे इतनी बड़ी जमीन को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के अंदर डाला गया, तब भी यहाँ पर एनजीओ जो है वो कह रहे हैं भाई इतनी ज्यादा जमीन को आपने सेंसिटिव एरिया में क्यों डाल दिया, तो यहाँ पे जीने नहीं देते हैं सरकार को। अगर आप इस तरीके से करेंगे कि अगर सरकार कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रही है, तब आप कह रहे हो कि आप लोग एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग हमारा जो ग्रीन एरिया है उसको खत्म कर रहे हो। यहाँ पे जब सरकार उस एरिया को ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर रही है, तब भी आपको परेशानी है। इस वजह से बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप सिविल सर्विसेज में आएंगे तब आपको भी पता है कि इस तरीके के डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, जहां पर आप ए और बी में से चूज करेंगे। अगर आप ए चूज करेंगे तब भी कुछ लोगों को परेशानी होने वाली है, बी चूज करेंगे तब भी कुछ लोगों को परेशानी होने वाली है। तो ये चीज सोच समझ के आइएगा कि आप सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। आप सभी लोगों को खुश करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपकी खुद की जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाएंगी, एंड दैट इज नॉट इवन पॉसिबल। तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि एक गुड इंटेंशन के साथ डिसीजन लिया जाए फाइल के ऊपर, ताकि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, क्योंकि सभी लोगों को आप बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। ये मैं आपको सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था, क्योंकि ये सिचुएशंस आपके सामने भी आने वाली हैं, जब फाइल्स आपके सामने आएंगी, जब आपको डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि ए और बी के बीच में से या ए बी सी में से आपको चूज करना पड़ेगा। आपको ए चूज करेंगे तो भी कुछ लोग आपसे नाखुश होंगे, बी चूज करेंगे तब भी कुछ लोग आपसे नाखुश होंगे, सी चूज करेंगे तब भी कुछ लोग आपसे खुश नहीं होने वाले हैं। तो आपको बेस्ट चीज चूज करनी है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो और वो वेल इंटेंशन डिसीजन हो, उसमें कोई भी फियर या फेवर नहीं दिखना चाहिए। आप अपनी तरफ से पूरा बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। वेस्टर्न घाट की बात करें तो इट्स अ माउंटेन रेंज जो कि वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है। आप जानते हैं यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है ये, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो हमारा हिमालय है, हिमालयन रेंज जो है वो आपके जो हिमालयन स्टेट्स है वहां से चलना शुरू करती है और अंडमान निकोबार तक जाती है। लेकिन हमारा जो वेस्टर्न घाट है उसके केस में ऐसा नहीं है, उसका लक्षद्वीप से कोई भी लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस वजह से पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। हिमालयन रेंज जो है वो तो अंडमान निकोबार तक स्ट्रेच करती है, लेकिन वेस्टर्न घाट जो है लक्षद्वीप तक स्ट्रेच नहीं करती। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी बिल्कुल ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको एज अ सिविल सर्वेंट भी बता दिया अपने एक्सपीरियंस से कि किस तरीके से डिसीजन जो होते हैं आपके सामने आते हैं और आपको किस तरीके से डिसीजन लेने होते हैं। तो एक वेल इंटेंशन अपने आप से पूछ के अपनी तरफ से बेस्ट डिसीजन लीजिएगा, लेकिन ये चीज भी ध्यान रखिएगा आप अपनी तरफ से बेस्ट डिसीजन भी लेंगे, एक अच्छा ऑनेस्ट वेल इंटेंशन डिसीजन भी लेंगे, तब भी कुछ लोग नाखुश होने वाले हैं। बट आपको कोशिश यही करनी है कि मैक्सिमम लोग उसके अंदर खुश रहे, मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस गाइडेंस प्रोग्राम जो है काफी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 4 लोगों ने कल ज्वाइन किया। अब यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है 50% डिस्काउंट की, जिसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट दिवाली 50 करके आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ्स, क्विजेस जो है वो मिल जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर की सीरीज इसके अंदर मिल जाती है, इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज है, ये तीनों की तीनों वीडियो सीरीज है, इवन स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यू की भी वीडियो सीरीज है। साथ में मेंस की 2020 की और 2021 की 2 सालों की राइटिंग की प्रैक्टिस की सीरीज आपको मिल जाती है। साथ में प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है आने वाले प्रीलिम्स के लिए वो भी आपको मिल जाती है। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिल जाती है। 2 साल इसका वैलिडिटी पीरियड है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है सिविल कॉन्टेम्प्ट के बारे में। पूछा गया सिविल कॉन्टेम्प्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सिविल कॉन्टेम्प्ट इंक्लूड्स एनी एक्ट और पब्लिकेशन विच स्कैंडलाइजेस द कोर्ट, जो कि कोर्ट को स्कैंडलाइज करती है। प्रेजुडिसेस एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग को प्रेजुडिस करती है। इंटरफेयर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरफेयर करती है या फिर जस्टिस डिलीवरी के साथ इंटरफेयर करती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ओपन है, अगर वो चाहे सुओ मोटो इनिशिएट कर सकती है किसी भी तरीके की कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाई थी। तो यहाँ पे सुओ मोटो जो है पावर दी गई है। अगर बात करें कॉन्टेम्प्ट कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए वैसे क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का है, ठीक है, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स में मेंशन किया गया है, इसके बारे में न्यूज थी, तो आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में आने के, मेंस के आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो 3 एरियाज ऐसे हैं जहां पे इसे किया जा सकता है, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, प्रेजुडिसेस एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के साथ अगर आप इंटरफेयर करते हैं। तो तीनों ही सिचुएशंस हमारी करेक्ट हो जाती हैं। पूछा गया था सिविल कॉन्टेम्प्ट इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या सिविल कॉन्टेम्प्ट की अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, यहां लिखा है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, ये तीनों जो आते हैं क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में आते हैं, सिविल कॉन्टेम्प्ट में नहीं आते हैं, इस वजह से आंसर हो जाएगा डी। आपको पता है कॉन्टेम्प्ट भी 2 तरीके की होती है, सिविल एंड क्रिमिनल, दोनों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। जो बेसिक डिफरेंस है दोनों का वो जान लेते हैं एक बार। तो बेसिकली यहां हुआ कॉन्टेम्प्ट, सिविल कॉन्टेम्प्ट में क्या होता है, सिविल कॉन्टेम्प्ट में आता है बेसिकली विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। तो कोई भी कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देती है और विलफुली जानबूझकर आप उसको डिसोबे करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द सिविल कॉन्टेम्प्ट। और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में क्या होता है, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में तो मैंने आपको 3 चीजें बताई दी है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चलते हैं, पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट सबरीमाला टेंपल। सबरीमाला टेंपल को अंडरलाइन करें और फिर गलत को यहाँ पे इनकरेक्ट को सर्कल में डालें। आप देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इट इज लोकेटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन केरला। तो ये कहां पे लोकेट करता है, केरला वेस्टर्न घाट के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। इट इज गेट डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा। लॉर्ड अयप्पा को ये जो टेंपल है डेडिकेट किया हुआ है। इट हैज curtailed द रिलीजियस फ्रीडम एश्योर्ड बाय आर्टिकल 24 सब आर्टिकल 1। तो ये क्या है, बेसिकली आपकी जो रिलीजियस फ्रीडम है जो कि 24 सब आर्टिकल 1 के अंदर दे रखी है, उसको कर्टेल करता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें अभी रिसेंटली कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने एक एडवाइजरी जो है वो जारी करी है और कहा है कि नंबर ऑफ पिलग्रिम्स जो होंगे उनको क्राउडिंग ना हो यहाँ पे, इसलिए लिमिट जो है उनके ऊपर एक रखी जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, तो लिमिटेड नंबर में ही पिलग्रिम्स को एंट्री मिलेगी सबरीमाला के अंदर, ठीक है। कहां पे लोकेट करता है, फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन केरला के अंदर लोकेट करता है। पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है, मैप पे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। सेकंड, लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेट किया गया है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट जो है उसमें थोड़ी सी गलती है, क्योंकि आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 1 को ये कर्टेल करता है आपकी रिलीजियस फ्रीडम को। रीजन बीइंग इट प्रोहिबिट्स विमेन्स एंट्री। विमेन एंट्री जो है श्राइन के अंदर, ये सिर्फ उनके विमेन होने की वजह से ही रिस्ट्रिक्ट करी गई है, ठीक है। तो देयरफॉर ऐसा न्यूज़पेपर में आपने काफी बार देखा होगा, लास्ट मंथ भी अक्टूबर में एक द हिंदू के अंदर न्यूज आई थी, आई रिमेंबर, वहां पर भी ये चीज लिखी गई थी कि आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 1 को ये कर्टेल करता है, क्योंकि विमेन की एंट्री जो है श्राइन के अंदर बैन करी हुई है जस्ट बिकॉज दे आर विमेन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा, बी नहीं, आंसर विल बी सी, क्योंकि आपको बताना था कि इनकरेक्ट कौन सा है। अब इसकी लोकेशन देख लीजिए एक बार आप। सो दिस इज इन केरला, सबरीमाला टेंपल वेस्टर्न घाट में फॉल करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, अगेन डेंगू के बारे में है। पूछा गया डेंगू के बारे में बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है द फर्स्ट एविडेंस ऑफ अकरेंस ऑफ डेंगू इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन 1956 फ्रॉम वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो जो पहले एविडेंस थे वो 1956 में आए थे, कहां से, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से। हो सकता है डेंगू hemorrhagic fever is associated with very high mortality rate as the blood pressure drops down drastically and organs start to collapse। तो क्या होता है, डेंगू जो फीवर है इससे क्या होता है, किससे एसोसिएट करता है, इससे मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है क्योंकि ब्लड प्रेशर इससे ड्रॉप हो जाता है और जो ऑर्गन्स है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए, दिस इज करेक्ट। नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया। तो फर्स्ट एविडेंस जो थी 1956 में वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में मिले थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। सो डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है बेसिकली इट कैन लीड टू लीथल कॉम्प्लिकेशन, काफी कॉम्प्लिकेशन इससे हो सकते हैं। लेकिन डीएचएफ जब अपनी सीवियर फॉर्म में चला जाता है तो वहां जाके डीएसएस बन जाता है, दैट इज डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। तो इन इट्स सीवियर फॉर्म डेंगू शॉक सिंड्रोम को कॉज करता है और जो डीएसएस होता है ना, इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन हो जाता है और ऑर्गन्स कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखी थी ये डीएचएफ के बारे में नहीं दे रखी थी। जब डीएचएफ डीएसएस को कॉज करता है तो ये चीजें होती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। डीएचएफ डीएसएस के बीच के डिफरेंस को जान लीजिएगा।
यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए, ये पूरा इंफोग्राफिक दे रखा है डेंगू को लेकर, आप पढ़ सकते हैं कि ईयर वाइज केसेस जो थे स्टेट के अंदर 2014, 15, 16, 17, 18, 19 के आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स एनीवेयर बिटवीन 34% एंड 40% ऑफ डेंगू केसेस इन एशिया। तो जो मेजर नंबर ऑफ 1/3 केसेस जो है पूरे एशिया के अंदर वो इंडिया से आते हैं। एंड आउट ऑफ दीज 70% ऑफ डेंगू केसेस आर फ्रॉम एशिया। अगर हम बात करें 50 मिलियन डेंगू के ये जो ग्लोबली केसेस होते हैं इसके अंदर 70% एशिया से आते हैं, और एशिया के अंदर भी 1/3 जो है वो हमारे इंडिया से आते हैं। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो ये जो डेटा है वैसे प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है और आप इस तरीके का डेटा मेंशन करते हैं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन टॉक्स अबाउट टाइग्रे रीजन कहां पे लोकेट करता है। रिसेंटली न्यूज में था, मैं आपको बताऊंगा न्यूज में क्यों था, बट अभी क्या ब्राजील में है, चिली में, इथोपिया में है या कीनिया में है, सोचिए। चलिए, तो इथियोपिया प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम अबे अहमद है, उन्होंने अपने आर्मी चीफ को रिप्लेस किया है द हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑन संडे। तो आर्मी चीफ से लेके इंटेलिजेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स को यहां पर चेंज किया गया है। एक एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है इथियोपिया के जो रेस्टिव टाइग्रे रीजन है वहां पर चल रहा है, जहां पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है उनको मारा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से टाइग्रे रीजन जो था न्यूज में था, इसके बारे में न्यूज आती रहेगी और हम और भी डिस्कशन करते रहेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए लोकेट कहां करता है। इट इज इन इथियोपिया। एक बार मैप पे देख लीजिए लोकेशन इसकी, तो इथियोपिया के नॉर्दर्न रीजन के अंदर टाइग्रे रीजन है, ध्यान रखिएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हुए डिस्कस करते हैं हम यूएस एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। बेसिकली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको बताना है इन सिस्टम्स के बारे में, आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है द प्रेसिडेंट इन बोथ इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोनों के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। मे बी दे फॉलो द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोनों ही कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेसिडेंट है उनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के वजह से ही रिमूव किया जा सकता है, और कोई इसकी वजह नहीं है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है क्योंकि यूएस के अंदर जो इलेक्शन है वो चल रहे हैं, अभी काउंटिंग उसकी चल रही है, इस वजह से ये चीज हमने डिस्कस करी है। सोचिए, चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो काउंटिंग है वो चल रही है, अभी 1 घंटा पहले ही न्यूज आई है, तो वो उसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। बट फिलहाल के लिए प्रेसिडेंट, अगर हम यूएस की बात करें तो काफी सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उन्हें हटाया जा सकता है। हमारे यहां पर भी काफी सारे रीजंस हैं। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम यूएस प्रेसिडेंट की बात करें, उनको ट्रीजन के लिए, ब्राइबरी के लिए, या फिर दूसरे जो क्राइम्स होते हैं मिसडिमीनर के, उनके लिए हटाया जा सकता है। इंडियन प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको सिर्फ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हटाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इंडियन प्रेसिडेंट बट नॉट फॉर द यूएस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट के केस में काफी सारे रीजंस होते हैं, ट्रीजन है, ब्राइबरी है और दूसरे क्राइम्स है, उस सिचुएशन के अंदर भी उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, दे फॉलो द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। लेकिन फर्स्ट पे आते हैं, प्रेसिडेंट जो है दोनों में स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट सॉरी, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, नहीं। देखिए, अगर हम यूएस प्रेसिडेंट की बात करें, यस ही इज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं ही इज हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इसी वजह से जो टर्मिनोलॉजी है डी जोर हेड और डी फैक्टो हेड, ठीक है, फॉर्मल सेंस में डी जोर हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। डी फैक्टो एक्चुअल हेड कौन है? एक्चुअल हेड है हमारे प्राइम मिनिस्टर। इस वजह से ये टर्मिनोलॉजीज भी यूज करी जाती है। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी। ये हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को डिफरेंशिएट किया था। तो जो बिडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में यहाँ पे इलेक्शन को लेकर, जो नंबर काउंटिंग को लेकर काफी ज्यादा विवाद जो था वो चल रहा था। और अभी रिसेंटली अगर आप वेबसाइट्स पे देखेंगे, अभी 1 घंटा पहले जो मुझे दिखाया गया है प्रेजेंट सिचुएशन ये है, चाइना ने कहा है कि अभी तक हमने एक्नॉलेज नहीं किया है जो बिडेन की जो विक्ट्री है उसको। अब बाकी सारी कंट्रीज हैं, बिकॉज कंट्रोवर्सी हो गई है इसके ऊपर, काफी सारी कंट्रीज धीरे धीरे इसे एक्नॉलेज करना शुरू करेंगी। कुछ ऐसी कंट्रीज होगी जो एक्नॉलेज नहीं भी करेंगी। लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में और क्या चीजें इस पे देखने को मिलती हैं। विल कीप ऑन डिस्कसिंग दिस। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होने की वजह से अभी हम 2 मिनट के अंदर से रिवाइज करेंगे। 30% मोर रिटेंशन के लिए आपको रिवाइज करना काफी जरूरी है, तो इस 2 मिनट के सेशन को मिस मत करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखा था। मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं। वाइस चांसलर की 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई है इसके अंदर, और इसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कशन किया था,
एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन नाम में पेट्रोलियम है, बट इट डज नॉट कम अंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ध्यान रखिएगा। इट्स अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिसका हेडक्वार्टर नागपुर के अंदर है। और यहाँ पे जो एनजीटी ने डायरेक्टिव्स दिए थे कि पुअर से अगर नीचे या पुअर अगर आपकी एम्बियंट एयर क्वालिटी है तो वहां पे क्रैकर्स जो है, फायर क्रैकर्स, वो बैन हो जाएंगे। और ये आता है किसके अंदर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, ध्यान रखिएगा। पैसो कहते हैं शॉर्ट में से। 15 फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को दी थी, हमने ये भी डिस्कस किया था। नॉन लैप्सेबल फंड की बात करी गई है, फाइनेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी, और साथ में ही ऐसे स्टेट्स जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिव देने की भी यहां पर बात करी गई है। बेसिक लो जो है हांगकांग से रिलेट करता है, हमने पूरा इशू डिस्कस किया था कि कैसे ये वन कंट्री टू सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। और अभी चाइना जो है अपने यहाँ पे 4 जो लेजिस्लेचर थे हांगकांग के उनको हटाने की बात कर रहा है, और हांगकांग इस चीज का विरोध कर रहा है। वेस्टर्न घाट के बारे में डिस्कशन किया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लक्षद्वीप से इसका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट लाइक अंडमान से लेना देना है किसका? हिमालयस का, हिमालयन रेंज का, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। देन हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने मूव किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने डिस्कशन किया था सिविल कॉन्टेम्प्ट और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के बारे में। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के 3 केसेस थे। सिविल कॉन्टेम्प्ट में हमने देखा था कि जो कोर्ट है उसकी किसी भी डायरेक्टिव्स को आप डिसओबे कर देते हैं। और यहाँ पे बात क्यों हो रही थी? क्योंकि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने सीजीआई को क्वेश्चन किया था, तो इसके कंसर्निंग सुओ मोटो जो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है उसे स्टार्ट किया जा सकता है। सबरीमाला टेंपल के बारे में डिस्कशन किया था। लोकेशन हमने देखी थी, लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेट किया गया। आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 1 को कर्टेल करता है क्योंकि विमेन को यहाँ पे श्राइन के अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट डेंगू के बारे में। तो फर्स्ट इसको जो डिटेक्ट किया गया था वो भी हमने देखा था, और फिर हमने डीएचएफ और डीएचएस के बीच के डिफरेंस को भी देखा था। इंपॉर्टेंट डेटा मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हमने यहाँ पर देखा था, जो कि मेंस के पेपर में अब लिखने वाले हैं। टाइगर रीजन इथियोपिया का है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और यहाँ पे हमने मैप के ऊपर लोकेशन इसकी देखी थी। लास्ट में यूएस इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हमने डिस्कशन किया था। वहां के प्रेसिडेंट को हटाने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो इंडियन प्रेसिडेंट है कैन बी रिमूव्ड ओनली फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपीचमेंट प्रोसीजर जो है यहाँ पे हम शुरू करते हैं। दोनों ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, इंडिया हो या यूएस हो। प्रेसिडेंट जो होते हैं वहां मैंने बता दिया, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं, और वहां पे सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं। क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने इस चीज में देख लिया था। चलिए, तो हमारी जो रिवीजन है वो कंप्लीट होती है। जो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में करना है वो मुझे बताइएगा। विच मिनिस्ट्री हैज बीन द लेटेस्ट टू अंडरगो द नेम चेंज? किस मिनिस्ट्री को अभी नेम चेंज किया गया है, और पुराना नेम क्या था और नया नेम क्या है, ये भी अगर आपको याद है तो वो मुझे आप बताइएगा। मेंस के लिए क्वेश्चंस मैंने अभी चेंज नहीं किया है क्योंकि आपको मैंने क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप आंसर करिएगा netmock.com के ऊपर। जो कमेंट सेक्शन है उसको यूज करके इसका आंसर आप करिएगा वेबसाइट के ऊपर। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था सलोनी शर्मा ने उसका करेक्ट आंसर किया, तो सलोनी आप हमें नेटमॉक आईएएस के ऊपर बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ आपने जीती है वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। और यहाँ पर अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, इवन 0 भी स्कोर किया तो लिख दीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो दोबारा देख के रिवाइज करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो 0 से इंक्रीज होकर 10 हो जाना चाहिए। जो आपको पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, और साथ में @prince_लूथरा इज माई एड्रेस। यहाँ पर भी नेटमॉक और टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और कोई भी आपका डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन जरूर प्रेस करिएगा, अदरवाइज आपको जो भी इंटीमेशन होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपसे मिस हो जाएंगे और वीडियोस आपके मिस हो जाएंगे।